हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चले आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके क्लास 12 हिंदी के सभी 7 सेटों के मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें से कोई भी सेट आपका हो सकता है। तो आप सभी लोग को मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कौन सा सेट आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आप सभी लोग जैसा कि देख ही सकते हो, जैसा कि मैं मॉडल पेपर करवाता हूँ वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में छपते हैं। तो आप जो है विश्वास कर एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर कर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत देना, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो है पूरा मैं मॉडल पेपर आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। ये समझ लिया, अगर आपने यहाँ पर जो मॉडल पेपर बताने वाला हूँ वो आपने सोल्व कर लिया तो आपकी हिंदी में कम से कम 90 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, नहीं तो बाद में बोलोगे भैया जो आपने बताया आई ही नहीं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपका मॉडल पेपर कौन सा, आपके एग्जाम में कौन सा पेपर आने वाला है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना सबसे पहला मॉडल पेपर। इस तरह आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, पीला पर्चा होगा, ठीक है, जिसमें एक तरफ आपको अपना अनुक्रमांक और नाम भरना होगा। ये सारी चीज़ें आप भर लेंगे, है ना, रोल नंबर और यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि जो है पूर्णांक आपका 100 का होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर आपको हिंदी में नहीं मिलते हैं, और समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरा 3 घंटे का पेपर आप 2 घंटे में करके आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, 2 घंटे में पूरा पेपर आप लिख कर चले आएंगे। ठीक है, और पूरा खंड जो है, ये पूरा जो पेपर होता है ना, 2 खंड में होता है। खंड का होता है और एक खंड खा होता है, और दोनों मिलाकर ये 50 का खंड का होता है, 50 का खंड का, तो कुल मिलाकर 100 अंक आपको मिलते हैं। खंड का में सबसे पहले देखते हैं, तो खंड का में सबसे पहले आपको मिलेंगे गद्य और काव्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, 10 नंबर के मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले ये 10 नंबर अपने कंफर्म कर लेते हैं। 10 नंबर के मिलेंगे, 5 गद्य साहित्य के और 5 काव्य साहित्य के। ठीक है, इस तरह आपको मिलने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तो बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए टिक करना। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय तो मैंने आपको सभी लोगों को बहुत सारे करवा रखे हैं ना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है साहित्यालोचन गद्य की विधा है। साहित्यालोचन ये जो रचना है, ये किस विधा की रचना है? ठीक है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है आलोचना और चौथा है निबंध। बताना है आप सभी लोगों को साहित्यालोचन किस विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, मैंने जब आप सभी लोगों को ये रचना बताई थी तो मैंने आपको सभी लोगों को ट्रिक के साथ बताया था कि इसके अंत में क्या है, अंत में क्या है, आलोचना है ना, अंत में क्या है, आलोचना। तो आलोचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना, अंत में आलोचना लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये आलोचना है। ठीक है, ये मैंने ट्रिक आपको बता रखा है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो भैया चाहे भाग्य और पुरुषार्थ पूछे, चाहे त्यागपत्र पूछे, ठीक है, त्यागपत्र पूछे, ठीक है, चाहे सुनीता पूछे, सुनीता पूछे, चाहे पूछे परख, परख पूछे, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर पूछता है तो वहाँ पर एक नाम आएगा, वो नाम क्या आएगा? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार टिक कर देना। ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र या भाग्य और पुरुषार्थ, तो यहाँ पर क्या टिक करना है आपको? जैनेन्द्र कुमार टिक करना है। ठीक है, जहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, तो इसको भी नोट करते चलो, जो मैं अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। निंदा रस निबंध के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, दूसरा है प्रेमचंद्र, तीसरा है हरिशंकर परसाई और चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो दोस्तों, ये जो आपके सिलेबस में ही है ना, निंदा रस किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई ने लिखा है ना, हरिशंकर परसाई ने लिखा है निंदा रस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन या प्रकाशन किस युग में हुआ था? भारतीय युग में हुआ था, द्विवेदी युग में हुआ था, शुक्ल युग में या शुक्लोत्तर युग में? तो पत्र पत्रिकाओं वाले क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, और मैंने सारी पत्रिकाएं और उनके रचनाकार मैं बता चुका हूँ। अगर चाहते हो कि एक बार जो है दोबारा मैं सारी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं और उनके रचनाकार बता दूँ, तो इसी वीडियो में बस 20 से 30 सेकंड में बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाक से कर दो, जल्दी से कर दो। ठीक है, कर दिया? ठीक है, कर लेना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहला नोट करो, सबसे पहला नोट करो, हंस मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, उनके रचनाकार आप खुद से लिख लो। दूसरा ब्राह्मण नोट कर लो। ठीक है, क्या नोट कर लो? ठीक है, ब्राह्मण नोट कर लो, ब्राह्मण नोट कर लो। ठीक है, तीसरा सरस्वती नोट कर लो। ठीक है, ब्राह्मण किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। सरस्वती किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ठीक है, चौथा है हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका। पांचवा है आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी। ठीक है, और छठवा है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ठीक है, ये हो जाएगा।
हिंदी प्रदीप। तो इतनी पत्रिका हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, मैं फिर से बताता हूँ, हंस मुंशी प्रेमचंद का है, ब्राह्मण पंडित प्रताप नरमिश्र का है, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हरिश्चंद्र जो है ये हरिश्चंद्र पत्रिका, ये हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, हरिश्चंद्र की एक और पत्रिका है बाला बोधनी, और आनंद कादनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। जो पांचवा और छठवां क्वेश्चन मैंने बताया ना हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ से पत्रिकाओं में से ये क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है, आनंद कादम्बनी या हिंदी प्रदीप, इन दोनों में से अगर एक ना आए तो बता देना, ठीक है। आनंद कादम्बनी, हिंदी प्रदीप या सरस्वती, इन तीनों में से एक ना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर पूछा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है ये किया था, किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक थे। आप बोलोगे भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के लेखक थे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर तो द्विवेदी युग पड़ा था, तो द्विवेदी युग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है आपका गद्य साहित्य का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम बढ़ेंगे काव्य साहित्य के प्रश्नों पर। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसका पूरा नोट्स PDF ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ये सारा PDF और सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर आपको, ठीक है। चलो अगला क्या क्वेश्चन है हमारा, भाषा और आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता ये आपके चैप्टर का नाम है ना, भाषा और आधुनिकता आपके बुक में ही है। क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। भाषा और आधुनिकता किसकी रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगला हमारा तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है, तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष। दोस्तों इसको नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आएगा, यही बनेगा क्वेश्चन। तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष पूछ सकता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पूछ सकता है। देखो जो सबसे पहला प्रकाशित हुआ था उसको हम प्रथम नहीं कहते हैं, उसे हम सिर्फ तार सप्ताह कहते हैं, ठीक है। और बाकी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चतुर्थ सप्तक कैसे आया था ये समझ लो। सबसे पहले आया तार सप्तक 1943 में, उसके 8 साल बाद आया दूसरा सप्तक 1951 में, फिर उसके 8 साल बाद आया तीसरा सप्तक 1959 में, और जब चौथा आया तो वो आया 20 साल बाद, कब आया 1979 में। तो इसको नोट कर लो, ये चारों साल नोट कर लो। पहला 1943 मतलब तार सप्तक 1943, द्वितीय सप्तक 1951, तृतीय सप्तक 1959 और चतुर्थ सप्तक 1979 ईस्वी में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है बताओ। तो प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य है, किसका महाकाव्य है, किसका महाकाव्य है बताओ जल्दी से। रामधारी सिंह दिनकर का है, जयशंकर प्रसाद का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। तो जो आपका प्रिय प्रवास है ये किसका है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है, ठीक है। आई मेरी बातें समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि झरना के रचयिता हैं, जो झरना है आपकी रचना है इसके रचयिता कौन है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन भैया, अभी देखो ये पूरा आप जो देख रहे हो ना 8 पेज, इसमें पूरा मॉडल पेपर है, पूरा एक एक क्वेश्चन, पूरा मॉडल पेपर इस तरह तैयार किया गया है कि आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और मैंने आपको शुरुआत में स्क्रीनशॉट्स दिखा भी दिए हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं दिखाऊंगा प्रूफ तो यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना मैंने क्वेश्चन फंसा चुके हैं हम पिछले साल, इस साल भी पूरा का पूरा फंसाएंगे। बस आपको साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है और हर एक वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। कोई भी वीडियो मिस मत करना। चलो तो देखते हैं क्या है हमारा, पूछा है झरना के रचयिता कौन है। तो झरना के रचयिता कौन है, झरना के रचयिता कौन है बताओ। झरना हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ ना सारे, झरना हो गया, आंसू हो गया, ये सारी जो मैं बताता हूँ साथ साथ ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। झरना, आंसू, लहर, ठीक है, सारे नोट कर लो। लहर, कामायनी, कामायनी, प्रेम पथिक, ठीक है, कामायनी, प्रेम पथिक, ये सभी जो है काव्य रचना है किसकी, जयशंकर प्रसाद की। क्या हो जाएगा आपका आंसर, जयशंकर प्रसाद। देखो मैं एक क्वेश्चन के साथ में कितने सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ, है ना, ये समझो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कौन से कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है, बताओ कौन है। तो देखो जो तुलसीदास और सूरदास हैं, ध्यान से देखना समझना कॉन्सेप्ट, ये जो है ये आपके आदिकाल के कवि हैं और आदिकाल में भी ये सगुण भक्ति शाखा के हैं। किसके हैं, सगुण भक्ति शाखा के हैं, ठीक है, सगुण काव्य धारा के हैं, ठीक है। और जो है जो आपके बिहारी हैं ना ये रीति काल के हैं। कौन से काल के हैं, रीति काल के हैं। जो आपके कबीरदास है ना यही ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है, कबीरदास, ठीक है, प्रतिनिधि कवि। ओके यहाँ तक क्लियर है। चलो काव्य साहित्य का आपका लास्ट MCQ है। क्या पूछ रहा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम किसने दिया था। तो हिंदी साहित्य को आदिकाल किसने कहा था, राहुल संकृत्यान ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, राम कुमार वर्मा ने कहा था, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। तो किसने कहा था, हिंदी साहित्य को आदिकाल का नाम दिया था राम कुमार वर्मा ने। किसने दिया था, राम कुमार वर्मा ने कहा था हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम दिया था, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। अगर आपने इतना अटेम्प्ट कर लिया है ना तो समझ लीजिए 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए और आपके 10 नंबर यहाँ से तैयार हो गए। अब इसके आगे जो आपके नंबर होंगे ना वो ज़्यादा होंगे, काम आपको कम करना होगा। ठीक है, जैसे गद्यांश हो गया, एक गद्यांश सोल्व कर लोगे 10 नंबर, एक पद्यांश सोल्व कर लोगे 10 नंबर, इस तरह आसान है, बाकी की सारी चीज़ें आसान है। ठीक है। हम्म तो यहाँ तक हमने 10 नंबर कंफर्म कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ से अगर हम देखें तो इसके आगे आ जाता है आपका गद्यांश, गद्यांश आ जाता है। ठीक है, गद्यांश ये आपके किस चैप्टर का है, पर चलो पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस करते हैं। और बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसका पूरा आप आंसर दे देंगे अगर आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे तब भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर गद्यांश कौन सा है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। क्या कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। यानी आपको पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, तो आप जो है इसके स्थान पर संदर्भ लिख सकते हो, है ना, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर। चलो बताओ किस चैप्टर से लिया गया है, ये आपके किस चैप्टर का है। अगर आपको याद हो, यार मैंने आपको बताया था कि पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपको वैसे सारे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप पहचान लेते हैं गद्यांश किस चैप्टर का है, और गद्यांश पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स बताए थे। ट्रिक्स में मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए थे आपको। कीवर्ड्स अगर आपको याद हो तो मैंने राष्ट्र का स्वरूप जब बताया था, मैंने कीवर्ड क्या बताया था, मैंने बताया राष्ट्र, मैंने कीवर्ड दिया था। मैंने कहा था राष्ट्र नहीं आएगा, ठीक है, तब भी क्या आएगा, संस्कृति आएगा, और संस्कृति से अधिक भूमि आएगा, है ना। मैंने क्या कहा था कि भूमि आएगा, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, है ना। और राष्ट्रीय जन मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये मैंने बताया था, है ना। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको मिल गए, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक जो है वासुदेव अग्रवाल जी हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक वासुदेव अग्रवाल, और पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम जो है राष्ट्र का स्वरूप है। वरना संदर्भ लिखेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, संदर्भ डालेंगे, और संदर्भ डालकर लिखेंगे हेडिंग में, संदर्भ डालेंगे हेडिंग, और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ध्यान से सुन लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है या नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अगर नहीं सुन पाए तो 10 से 15 सेकंड बैक करके देख लीजिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो देखो इसको अगर देखोगे राष्ट्र का तीसरा अंग इसी में आपको मिल जाएगा। अगर देखोगे यहाँ पर सबसे पहली ही लाइन आपको मिल जाएगी, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है ना। क्या कह रहा है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे हम राष्ट्र का तीसरा अंग जो है जन की संस्कृति है। क्या है, जन की संस्कृति, है ना, आसान। और इतना ही आप लिख देंगे, देखो 2 नंबर मिल गए। बस आपको इतना लिखना है कि जन की संस्कृति है। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल गए, है ना, और इसी में सारे आंसर मिल जाएंगे। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। ठीक है, ये देखो, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, ये लाइन आप छाप देंगे, 2 नंबर मिल गए। ठीक है, तो इस तरह आपके कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। और इसी तरह ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है, चलो ढूंढते हैं। तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस लाइन में भी नहीं, इस लाइन में भी नहीं है ना, इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं, इस लाइन में भी नहीं है। ये देखो, इस लाइन में हमको मिल गया। ये देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, है ना। क्या कह रहा है, ज्ञान और कर्म के दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। क्या है, संस्कृति। यहाँ पर क्या लिखोगे, संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है, संस्कृति कहा गया है। क्या कहा गया है, संस्कृति कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया, संस्कृति कहा गया है। इसके बाद में यहाँ से आपके 8 नंबर हो गए। 8 नंबर आपने 4 क्वेश्चन कर लिए और कितना आसानी से आपने कर लिया, 8 नंबर हो गए। 2 नंबर में आपको व्याख्या लिखना होगा। व्याख्या आप इस चीज़ से बनाकर लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे लिखना है। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास, हाँ, मतलब संस्कृति का एक राष्ट्र के योगदान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जो है राष्ट्र के स्वरूप के 3 अंगों के बारे में बताते हैं। ठीक है, और तीसरा अंग वो जन की संस्कृति को बताते हैं कि अगर जो है भूमि है और मनुष्य भी है, फिर भी एक संस्कृति के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इस तरह बनाकर लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जैसा बुक में दिया गया है आपके वैसा आप लिख देंगे, छाप देंगे। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर इसके आगे आ जाता है आपका पद्यांश। ठीक है, आपने 10 नंबर गद्यांश के मिलेंगे और 10 ही नंबर आपको किसके मिलेंगे, पद्यांश के। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके भी आपको देने होंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। ठीक है, आगे क्या है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। ठीक है, जगत की ज्वालाओं का मूल,
इसका हुआ रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ठीक है, ये आपको बताना है। और ये एक चीज़ जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक चीज़ आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मतलब आपको इसको खुद से सोल्व करना है, खुद से सोल्व करना है, खुद से सोल्व करना है, तो आप जो है बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, एक बार खुद से देखना, अगर नहीं लिख पाते हो तो ये रहा स्क्रीनशॉट, इससे देख कर लिख लेना। पर एक बार खुद से इसका अर्थ लिखने का प्रयास करना। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, तो जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने कहा है इस बार खुद से ट्राई करना। नहीं समझ में आता तो ये स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है, इसको जो है नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ से आ जाता है आपका निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। कुछ लोग पूछते हैं साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है। देखो, सबसे पहले साहित्यिक परिचय का मतलब होता है आपको सबसे पहले लिखना है जीवन परिचय। क्या लिखना है? जीवन परिचय। चाहे जो पूछा जाए, मुझे उससे नहीं मतलब है, आपको लिखना है जीवन परिचय और प्लस में साहित्यिक योगदान लिखना है। क्या लिखना है? साहित्यिक योगदान। ठीक है, आज से टेंशन खत्म कर लेना, साहित्यिक योगदान। और उसके बाद में क्या करना है? प्लस कम से कम 4 प्रमुख रचनाएं लिख देना। 4 प्रमुख रचनाएं। ठीक है, कहता तो एक ही है या कभी नहीं भी कहता है, पर आपको 4 लिखने हैं कम से कम। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो इतना आपको करना होता है। साहित्यिक परिचय में 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, और मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। मुझे पता था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का वीडियो मैंने बना दिया है। इसका वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, इसका वीडियो मैंने बना दिया है। अगर वीडियो जाओ देखो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने वासुदेव अग्रवाल का पूरा जीवन परिचय बता रखा है। वरना जो है ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो जाकर वीडियो भी देख लेना, उससे तुमको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है ना। ट्रिक से उसमें मैंने वीडियो में बताया है कि ट्रिक से कैसे लिखोगे, है ना। जैसे लोग जीवन परिचय तो ट्रिक से याद करवा देते हैं, साहित्यिक परिचय नहीं ट्रिक से याद कर पाते हैं ना, तो उसकी भी ट्रिक मैंने बता रखा है वीडियो में। जाकर देखोगे तो वीडियो में अच्छे समझ में आएगा। इसी तरह यहाँ पर है कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हैं आपके। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि कितना तैयार करना है आपको, ये मैं बता देता हूँ। तो जो आपके 2 हैं, इन दोनों को तैयार कर लो। ठीक है, एक याद कर लो, रेड्डी का याद कर लो। किसका याद करो? रेड्डी का याद कर लो। इन तीनों में से 3 ही तैयार कर लो बस। और यहाँ पर जो दिए गए हैं इनको तैयार कर लो। एक और मैं प्लस में दे रहा हूँ जो कि आपको तैयार करना है, वो है मैथिली शरण गुप्त का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। इसमें 4 तैयार करना है आपको। मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है। और ये मैं लगा दे रहा हूँ ना, हरिओद का स्क्रीनशॉट। देखो, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बताऊंगा यार पढ़कर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से तैयार कर लो। वरना स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो कोई दिक्कत नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ। टेलीग्राम बेटर रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर जाओगे तो वहाँ पर पहले की अपलोड फाइल्स आपको नहीं दिखाई देंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर जाओगे, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद में फाइल वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ पर तुमको मिल जाएगा। वहाँ पर जो है सबका जीवन परिचय का PDF में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। चलो, इसके बाद लिखना है आपको पंचलेट और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह दिया जाएगा, इसे भी अथवा में करके दिया जाएगा और 5 नंबर यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, क्या है? पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए या फिर बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ पंचलाइट कहानी का सारांश। तो सारांश में क्या लिखेंगे मैं सबसे पहले बता दूं। अगर कोई भी कहानी आ जाए, सबसे पहले उस कहानी का नाम लिखोगे, उसके लेखक का नाम लिखोगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, पंचलाइट कहानी के लेखक फटप्रसाद रेणु जी हैं। ये हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, जैसा कि मैंने तुमको शुरुआत में ही बता दिया। और मैंने क्या बताया था आपको शुरुआत में कि जो पंचलाइट कहानी है, ये बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी, यानी बिहार के एक क्षेत्र की कहानी है, ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। और पंचलाइट यानी इसका जो है पंचलाइट नाम है, लेकिन प्यार से लोग इसे पंचलाइट बोलते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से जो है ग्रामवासियों की मनोस्थिति की वास्तविक झांकी प्रस्तुत की गई है, उनके अंधविश्वास को दिखाया गया है और इसके साथ साथ उनकी अज्ञानता को दिखाया गया है, उनके बीच हो रहे भेदभाव को दिखाया गया है। ठीक है, और क्या दिखाया गया है? और इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार आवश्यकता बड़े से बड़े अवगुण या निषेध अथवा रूढ़िगत संस्कार को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। जैसा मैंने तुमको पहले बताया कि व्यक्ति में 1000 गुण हो, 1000 दोष हो, पर उसके अंदर अगर टैलेंट है, उसके अंदर कोई स्किल है, तो उसके सारे दोष, सारे अवगुण माफ हो जाते हैं, उस पर पानी फिर जाता है। अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है, उसके अंदर कोई कला है। ठीक है, और यही देखने वाले हैं आज की इस कहानी में। ठीक है, तो होता क्या है, इस कहानी का सारांश बहुत ही मजेदार है कि एक गांव होता है और जो गांव है कई सारी टोली में बटा होता है, ब्राह्मण टोली, यादव टोली, उसी में से एक टोली होता है महातो टोली। तो उस समय होता क्या था, जिस टोली के पास जो है पंचलेट होता था, उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो महातो टोली के पास पंचलेट नहीं था, तो महातो टोली वाले क्या करते हैं, ये लोग जुर्माने के पैसे को इकट्ठा करते हैं और जो है रामनवमी के मेले से एक पंचलेट खरीद कर लाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, जब वो पंचलेट खरीद कर लाते हैं तो होता क्या है।
ठीक है। तो महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीद तो लाते हैं, परंतु जलाना नहीं जानते हैं। यानी सभी लोग जो है महतो टोली के लोग जुर्माने के पैसे को इकट्ठा करके पंचलाइट खरीद लाते हैं, लेकिन जलाना किसी को नहीं आता। सभी लोग जो बच्चे हैं हुड़दंग करने लगते हैं और औरतें जो है गीत गाने लगती हैं, सभी लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी को जलाना नहीं आता। और जो है इस टोली के लिए यह अपमान की बात है। यानी अब दूसरी टोली के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या बोलते हैं कि पंचलाइट के सामने 2-3 बार कान पकड़कर उठो बैठो, पंचलाइट जलने लगेगा। और जो है इस तरह मजाक उड़ाते हैं उनका। अब दूसरे टोली के आदमी से जलवाएंगे तो उनका तो अपमान होगा, है ना। तो इसलिए जो है वो दूसरी टोली के आदमी से कभी नहीं जलवाएंगे। यानी समस्या तो है भाई। और इस समस्या के समाधान के लिए मुनरी अपने प्रेमी गोधन, जिसका हुक्का पानी बंद है, उसके बारे में बताती है। गोधन कौन है? गोधन जो है गाँव का ही एक लड़का है ना। और एक गाँव की एक लड़की है मुनरी, वो उसको देखकर गाना गाता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो जो मुनरी की मम्मा है उस पर जो है पंचायत द्वारा प्रतिबंध लगवा दिया था। अब जो है आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो उसी को पंचलाइट जलाना आता है, पूरे गांव में किसी को आता ही नहीं। तो जो है अब उसको बुलाया जाता है, तो गोधन आता है और पंचलाइट जला देता है और गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सरदार गोधन के साथ खून माफ़ कर देता है। यानी कहने का अर्थ है कि उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। और जो है मुनरी की माँ, जिन्होंने उस पर गोधन पर प्रतिबंध लगवाया था, उसे जो है रात के भोजन पर आमंत्रित कर लेती है और इस तरह जो है गोधन और मुनरी का प्रेम फिर से हरा भरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको पंचलाइट कहानी को लिख देना अपनी कॉपी पर और आपको जो है पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ेंगे ना, तो इसके आगे यहाँ से आता है आपका खंडकाव्य। ये देखो 7वां नंबर जो है आपका खंडकाव्य का आता है। अब दोस्तों खंडकाव्य जो है आपके पूरे सिलेबस में 7 खंडकाव्य है, मतलब किताब में पढ़ना आपको एक है अपने ज़िले के अनुसार। तो दोस्तों मुझे ये कन्फ्यूजन था कि मैं 7 में से आप किस ज़िले को, मुझे नहीं पता कि आप किस ज़िले को, तो मैं कैसे करवा दूँ। या तो अगर मैं 7 करवाता तो अगर 10-10 मिनट लगता, तो समझ लो 9-9 मिनट लगता, 8-8 मिनट, तभी 1 घंटा हो जाता। तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। अब तुमको कैसे तैयार करना है, तो इसका इस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस तुमको एक चीज़ की मुझे हेल्प करना है, आप सभी लोगों को आपको बताना है अपना खंडकाव्य, आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य लगता है। अगर आपको नहीं पता कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, तो आप अपने सिर्फ ज़िले का नाम कमेंट करके जाना। क्या करना है? ज़िले का नाम कमेंट करके जाना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं हूँ गोंडा का, तो अगर मुझे करना होगा त्यागपथी। ठीक है, त्यागपथी में यहाँ पर 5 सर्ग हैं, 5वें में से तृतीय सर्ग का पूछा है, या फिर इसके नायक का चरित्र चित्रण। ठीक है, त्यागपथी का नायक कौन है? हर्षवर्धन है, उनका चरित्र चित्रण लिखना होगा। तो आपको जो खंडकाव्य दिया गया है उसका पूरा सारांश और जो है उसके एक नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लो, मतलब उसके जो प्रमुख नायक है उनका चरित्र चित्रण, आपका काम हो जाएगा। इसका PDF मैंने अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वरना जाकर एक मेरे भाई हैं उनका वीडियो देख लो। ठीक है, वो जो है एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं, जिनका नाम है अथर्स एडू स्टेप है, तो जाकर उनको देख लेना। ठीक है, बाकी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो डिटेल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपको 50 क्लास मिलेगी। अगर 50 क्लास देखोगे, मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटे लगेगा, 10 से 12 घंटे लगेगा और पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं। यहाँ से आपके 50 नंबर कन्फर्म होते हैं। कितने नंबर? 50 नंबर यहाँ से आपके कन्फर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है जो छोटे छोटे काम है वो नंबर हमको बड़े बड़े मिल रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े नंबर मिलेंगे हमको। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक गद्यांश का अनुवाद कर देंगे 7 नंबर, एक पद्यांश का अनुवाद कर देंगे 7 नंबर, संस्कृत खंड का है। अच्छा, ये जो है दो लोगों को कठिन लगता है ना, पर कठिन नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर जैसे संदर्भ के 2 नंबर मिलते हैं, याद रखना, संदर्भ के 2 नंबर मिलते हैं और 5 नंबर आपको मिलते हैं व्याख्या के। ठीक है, अनुवाद के, ये मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने संस्कृत के सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसका अनुवाद। जैसे संदर्भ कैसे लिखोगे इसका, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नाम से। तो आप लिखोगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नाम से पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, बस इतना लिखना है, कभी वो भी कुछ नहीं रहता, कभी लेखा कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना लिखना है। ठीक है, इसी तरह इसको भी लिख दोगे पद्यांश में भी कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, या सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से संकलित है। ठीक है, संकलित है या उद्धृत है लिख दोगे, अच्छा रहेगा और अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलो, तो यहाँ पर मैं इसका अनुवाद भी बता देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा बेटर। ठीक है, और जहाँ मैं PDF दूंगा तो वहाँ पर तो ऑलरेडी अनुवाद होगा, मैं बता देता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य उवाच का मतलब होता है याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य ने कहा। क्या कहा? नावा अरे मैत्रेयी, उन्होंने कहा ए मैत्रेयी,
अरे मैत्रेयी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? पत्यु कामाय पति प्रियो भवते, ऐसा नहीं है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। क्या कहा उन्होंने कि हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है कि पत्यु कामाय यानी पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु ये कामाय, अपनी ही कामना के लिए, आत्मनस्तु ये कामाय मतलब अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। यानी हर एक पत्नी को पति इसलिए नहीं चाहिए कि सबके पास पति है, उसको अपनी कामना के लिए पति चाहिए होता है। ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कि नावा अरे, और ना ही जाया कामाय जाया प्रिया बहुत, और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। क्या कहते हैं? ना ही जाया कामाय यानी पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिय बहुत पत्नी प्रिय होती है, और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु ये कामाय जाया प्रिय बहुत, वो तो अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। क्या कहा उन्होंने कि पत्नी जो है ये पत्नी की प्रिय कामना के लिए प्रिय नहीं होती, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। यानी कि किसी पुरुष को पत्नी इसलिए नहीं चाहिए कि सबके पास पत्नी है, उसको अपनी कामना के लिए पत्नी चाहिए होती है कि अगर मेरी पत्नी होगी, मेरे लिए भोजन बनाएगी, है ना, मेरे कपड़े धुलेगी, है ना, मेरी सेहत का ध्यान रखेगी, है ना, मेरी वंश वृद्धि में मेरी सहायता करेगी। तो इसलिए किसी पुरुष को पत्नी चाहिए होती है। ठीक है। नावा अरे पुत्रस, और ना ही पुत्रस यानी पुत्र की, और वित्तस यानी धन की, चा कामाए कामना के लिए, पुत्रो वित्तम व प्रियम बहुत, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, है ना। आत्मनस्तु ये कामाए, अपनी ही कामना के लिए, पुत्रो वित्तम व पुत्र और धन प्रियम भवत प्रिय होते हैं। ठीक है। और ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, वो तो अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना व अरे सर्वस्व कामाय, और ना ही सभी की कामना के लिए सर्वम प्रियम भवत सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु ये कामाय, अपनी ही कामना के लिए सर्वम प्रियम भवत सभी प्रिय होते हैं। ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ जाता है तो आप दोबारा देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। याकोलग ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, वो तो अपनी की कामना के लिए हर पत्नी को पति प्रिय होता है। और ना ही किसी पति को पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, वो तो किसी पत्नी को अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, वो तो अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। और ना ही सभी लोग सबकी कामना के लिए प्रिय होते हैं, सभी लोग अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। ठीक है। ये समझ में आया? चलो अब इसके आगे जाता हूँ। हमारा पद्यांश, संस्कृत पद्यांश। यहाँ से आपके 7 नंबर मिल गए। आपने संदर्भ लिख दिया और अब मैंने जो अनुवाद बताया इसको लिख देंगे तो 7 नंबर मिल जाएंगे। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं ना तो पक्का बता रहा हूँ यार, तुम मेहनती बच्चे हो और जो है बोर्ड एग्जाम में पक्का फोड़ कर आओगे। ठीक है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो है 90% बच्चे जो है शुरुआत के 2 मिनट में वीडियो छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप अब भी देख रहे हैं ना तो आप जो है उन 90% से आगे चल रहे हैं। ठीक है। ये मानकर चलिए। क्या है? सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परम पदाम पदम वृत्ते ही विमृश कारिणाम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। ठीक है। सहसा विदधीत, सहसा यानी अचानक, अचानक से नहीं करना चाहिए क्रिया मतलब क्रिया को। ठीक है। अचानक से कोई क्रिया या कोई काम नहीं करना चाहिए। अविवेका यानी जो अविवेक है यानी बुद्धि का सही से प्रयोग ना कर पाना, जिसे अविवेक कहते हैं। तो जो अविवेक है वो परम आपदाम पदम, वो परम आपदाओं का स्थान है। क्या कह रहा है कि अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो अविवेक है वो परम आपदाओं का स्थान है। ठीक है। आगे कह रहा था विरुड़ते ही विमृश कारिणाम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, कि जो गुण लुब्धा हैं, जो गुणों की लोभी लक्ष्मी हैं, वो स्वयं ही विरुड़ते मतलब चयन कर लेती हैं। ठीक है। विमृश कारिणाम जो गुणवान पुरुष हैं, जो गुणवान पुरुष है उसे स्वयमेव मतलब स्वयं ही। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो गुणवान पुरुष हैं उसे गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही उन्हें चयन कर लेती हैं या उनका वर्ण कर लेती हैं। ठीक है। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि अचानक से हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाओं का स्थान है, क्योंकि गुणों की लोभी लक्ष्मी जो है गुणवान पुरुषों को शीघ्र ही या स्वयं ही वर्ण कर लेती हैं। ठीक है। स्वयं ही चयन कर लेती हैं। ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से 14 नंबर मिल गए, है ना। 7 नंबर संस्कृत गद्यांश के, 7 नंबर संस्कृत पद्यांश के, 14 नंबर आपको मिल गए। और मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका संस्कृत पद्यांश का 7 नंबर है ना, यहाँ से एक चैप्टर बस पढ़ लो, 7 नंबर तैयार हो जाएंगे। वो चैप्टर कौन सा? सुभाषित तत्नानी। मैंने पढ़ा रखा, 20 मिनट लगेगा, जाकर देख लेना पूरा चैप्टर। उसके अलावा किसी चैप्टर से आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, पक्का कह रहा हूँ। उस चैप्टर से अलावा अगर आएगा कहीं तो अथवा में कभी करके आएगा, याद रखना। अगर उस चैप्टर से नहीं आया तो जो कहोगे वो मैं करूँगा। ठीक है। एक चैप्टर वो पढ़ लेना। ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, देखोगे मिल जाएगा वहाँ पर।
अब यहाँ से हमारे कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस होंगे, व्याकरण के एमसीक्यू होंगे और कुछ होगा जो हमें लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद पद लेखन निबंध लेखन और हमारा समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है, मुहावरा आ गया है हमारा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक का हमको बस इसमें से बस एक ही लिखना है, ठीक है। तो मैं पहला ही कर देता हूँ, आसान है। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना का मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। बस इतना लिख दोगे, एक नंबर मिल गया आपको। एकमात्र सहारा होना, एक नंबर आपको मिल गया। अब इसके बाद में एकमात्र सहारा होना क्या कह रहा है, वाक्य प्रयोग कीजिए। एक नंबर शब्द लिखना का और एक नंबर वाक्य प्रयोग का। तो आपने लिख दिया एकमात्र सहारा होना, एक नंबर मिल गया इसका। अब इसका वाक्य प्रयोग कर दो, उसके भी एक नंबर मिल जाएगा। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तो लिखोगे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान थे। और सबसे अच्छा सेंटेंस है मुझे जहाँ तक लगता है ना। चलो, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें दोहराना, यही सब है, ठीक है। एक ही लिखना था, हमने बता दिया। चलो देखते हैं, अपठित गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है समस्या का हल कहाँ होता है, ठीक है। समस्या का हल कहाँ होता है, तो समस्या का हल कहाँ होता है, देखो यहाँ पर समस्या का हल कहाँ होता है। समस्याएं आने पर सहानुभूति चाहते हैं, कोई हल नहीं होती है ना, समाधान के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर देखो समस्या का हल कहाँ होता है। हाँ, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हो, किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है ना। जिससे वो उत्पन्न होती है वहीं से उसका उसका समाधान होता है ना। कोई भी समस्या जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं से उसका समाधान होता है। अगला क्या है, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है ना। किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, तो इसको ढूंढो। यहाँ पर मिलेगा क्या, ढूंढो यहाँ पर, ठीक है। सहानुभूति चाहते हैं कि सहानुभूति से देश का कोई समस्या का हल नहीं होता है। दरअसल मुश्किलों का रोना रहते हैं, समाधान के बारे में नहीं सोचते हैं। आगे ही दिन रात सोचते रहते हैं, छा जाती है। यदि ऐसा कर हो सकता है इसे बाहर निकलने में मिल जाए, ठीक है। हाँ, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर कि इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें तो हमारी समस्या सुलझ सकती है, ठीक है। इससे आप क्या, इससे ज़्यादा और आगे क्या आप लिख सकते हैं। इसका पूरा आंसर इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको अच्छे से लिखना होगा समझकर, तो ये आप लिखेंगे, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा क्या है आपका, हथियार डालने का अर्थ क्या है। हथियार डालने का अर्थ है कि जैसे क्या बोलते हैं, सरेंडर करना, है ना, सरेंडर कर देना, हथियार डालने का अर्थ है, ठीक है। ये आप लिख देते हैं, हिंदी में लिखना, सरेंडर मत लिखा चले आना, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपके कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि अपठित गद्यांश आपको ट्रिक से तैयार करना होता है। ट्रिक मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे आपको तैयार करना है, और देखते हैं आंसर कैसे देना है। तो यहाँ से अगला हमारा व्याकरण, 11वां नंबर क्वेश्चन है व्याकरण। 2 नंबर मिलने हैं। क्या कहा गया है, कपट कपाट का अर्थ बताइए। कपट और कपाट का अर्थ बताइए। तो कपट का मतलब होता है छल, छल होता है, क्या होता है, छल होता है। कपट का अर्थ छल होता है। छल का अर्थ कप नहीं होता, छल किवाड़ नहीं होता। छल का मतलब धोखा होता है, और कपाट का मतलब दरवाज़ा होता है। तो यही हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धोखा और दरवाज़ा। जलज और जलद का अर्थ क्या होता है, जलज और जलद। तो यहाँ पर जलज है यानी जल से उत्पन्न होने वाला, तो कमल। जलद यानी जल का भंडार बोल सकते हो, तो जल, बादल, ठीक है। जलद मतलब होता है बादल, जलज मतलब कमल और जलद का मतलब बादल, ठीक है। ये आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी एक शब्द के 2 अर्थ हमको लिखना है। क्या है, किसी एक शब्द का हमको 2 अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। पतंग एक होता है जो आप उड़ाते हो, है ना, उड़ाई जाने वाली पतंग। लिख लो इसको, उड़ाई जाने वाली पतंग, उड़ाई जाने वाली पतंग, उड़ाई जाने वाली पतंग। और एक होता है कीट पतंगे, कीट पतंगे आपने नाम सुना होगा, कीट पतंग, कीट पतंग होता है, कीट पतंगे। तो ये लिख सकते हो। वरना ये है अच्छा सा है, अनंत है। अनंत का मतलब होता है अंतरहित, अंतरहित यानी जिसका कहीं अंत ही ना हो, है ना। या फिर आप लिख सकते हो आकाश, दूसरा अर्थ आप लिख दो आकाश, क्योंकि आकाश का भी कहीं अंत नहीं होता है, ये लिख सकते हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो ईश्वर में विश्वास करता है तो उसे कहते हैं आस्तिक। अगर पूछे नहीं करता है तो वहाँ पर आप लगा देना नास्तिक, नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। और ये करता है, आस्तिक करता है, नास्तिक नहीं करता, ठीक है। जल में लगने वाली अग्नि, तो जल में लगने वाली अग्नि को कहते हैं दावाग्नि, ठीक है। और अगर पेट में लगने वाली अग्नि पूछे, पेट में लगने वाली अग्नि, तो उसे कह देना जठराग्नि, ठीक है, ठीक है। जंगल में लगने वाली अग्नि पूछे तो कह देना बड़वाग्नि, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पर देखते हैं किन्हीं
दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, हमको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, हमको 2 नंबर मिलेंगे। केवल 100 रुपये मात्र की बात थी, तो देखो यहाँ पर केवल का मतलब क्या है और मात्र का मतलब क्या है, तो दोनों नहीं आएगा। या तो आप लिख दो केवल 100 रुपये की बात थी, या तो लिख दो 100 रुपये मात्र की बात थी। तो एक ही आपको लिखना है, आप चाहे जो लिख दो। मैं यहाँ पर मात्र हटा दूंगा, मैं लिख दूंगा केवल 100 रुपये की बात थी। ठीक है। हवा ठंडी बह रही, जैसे कह रहा हूँ ना कैच पकड़ो, आपने सुना होगा, आप गांव में क्रिकेट खेलते होंगे तो कहते होंगे कैच पकड़ो। अरे यार कैच का मतलब ही होता है पकड़ना। ठीक है, तो आपको कैच पकड़ो नहीं करना, सिर्फ कहना है कैच। कैच का मतलब हो गया पकड़ो। अब कैच पकड़ो, कैच का मतलब ही होता है पकड़ो। ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, इसी तरह छुपी हुई गलतियाँ होती है इसमें, जो आपको दिखाई नहीं देती। हवा ठंडी बह रही है, तो हवा ठंडी नहीं बह रही है, यहाँ पर होगा ठंडी हवा बह रही है। क्या होगा, ठंडी हवा बह रही है। गर्म चाय, चाय गर्म नहीं होता है, गर्म चाय होता है, यानी उसका जो विशेषण होता है उसके पहले लिखा जाता है ना, विशेषता जो होती है पहले लिखा जाता है। तो ये होगा मैं पानी पी लिया हूँ। मैं पानी पी लिया हूँ नहीं होगा, मैंने पानी पी लिया है। मैंने पानी पी लिया है, क्या लिखोगे, मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, ये होगा मैंने पानी पी लिया। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, वो करने में बहुत मजा आता है ना। हास रस अथवा वीर रस का परिभाषा से यहाँ से रस छंद अलंकार आ जाता है आपका। रस छंद अलंकार को देखो मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, और मैंने जो है इसका वन शॉट में भी खत्म करवा रखा है, रस छंद अलंकार। चलो मैं बता देता हूँ, रस छंद और अलंकार। तो देखो यहाँ पर रस में क्या पूछा है, हास रस और वीर रस। तो हास रस में क्या लिख देना कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से आश्रय में हास नामक अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से हास रस की निष्पत्ति होती है। अगर यही तुम वीर रस का लिखना चाहते हो, लिख दो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के योग से आश्रय में वीर का क्या होता है, उत्साह। उत्साह नामक अस्थायी भाव के उत्पन्न होने से वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, बस अस्थायी भाव बदलते जाओ। उदाहरण, हाँ उदाहरण लिख दो, हास रस का लिखना है, लिख दो मेरठ में हमको मिले धन दूसर कव्वाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सा गाल, है ना। अब इसी तरह वीर रस का उदाहरण लिख सकते हो। वीर रस का क्या लिखोगे उदाहरण, ठीक है, वीर रस का लिख सकते हो, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये लिख सकते हो ना, वरना नन्हा मुन्ना राही हूँ, ये भी अच्छा है। और जो है सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, और की तो बात नहीं पर गर्व में करता नहीं, मामा तह निज तात से भी समर में डरता नहीं। अभिमन्यु ने कहा था, ये भी अच्छा उदाहरण है। और उदाहरण मैं आपको आसानी करवाऊंगा, है ना। अनुप्रास और रूपक अलंकार, देखो अनुप्रास लिख देना कि जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ काव्य में यानी एक वर्ड आता है उसके बाद ही दूसरा वर्ड, जैसे राजा राम, है ना, क्या हो गया, रघुपति राघव राजा राम, है ना, रघुपति राघव राजा राम, ये लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर बार बार रा आ रहा है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को तो चाचा चाचा आ रहा है, खैर उसको मत लिखना, ये लिख देना। वरना तरन तनुजा तमाल तरबर बहुछाए, ये लिख सकते हो, ताता आ रहा है ना। चौपाई अथवा सोरठा लिखना है, चौपाई लिख देना कि चौपाई, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, है ना। और इसके बाद में उदाहरण लिख देना। उदाहरण में क्या लिख देना कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधमो अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये लिख सकते हो। चौपाई जब भी लिखना तो 4 चरणों में लिखना, और देख लेना कि 16 मात्राएं ही नहीं, पूरी लिखना चौपाई, आधी मत लिख कर आना। रक्षण अलंकार लिख दोगे ना आसानी से, चलो अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाओगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ट्रिक से, मुझसे तो मैंने बता ही दिया है लिखना क्या है, मैं एक कॉपी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर वक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये क्या है, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। मैंने आपको 3 बताया था, और मैंने कहा था यही से 3 में से 2 चाहे जो तैयार कर लो फंस जाएगा। मैंने 3 कौन सा करवाया था, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ऋण प्राप्ति के लिए, और तीसरा मैंने बताया था नगर की साफ सफाई के लिए। और देखो 2 फंस गया है ना। चलो तो इस तरह आपको करना होता है। अब जैसे यहाँ पर किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करना है, ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र लिखिए, ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ,
आप खुद से देख लेना। सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद में जिसको लिख रहे हो उसको लिखना है ना। उसके बाद में लिखोगे शाखा प्रबंधक या बैंक प्रबंधक महोदय, बैंक का पता लिख दो। उसके बाद में लिखो विषय, विषय क्या दिया गया है, व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति है तो लिख दो व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति है। तो उसके बाद में लिख दो मैं एक बेरोजगार युवक हूँ, मैं एक BA पास युवक हूँ, एक मशीन स्थापित करना चाहता हूँ, है ना, मुझे रुपये की आवश्यकता है जो आपके बैंक से चाहिए, और जिसके लिए मुझे जो भी इसके लिए जो आवश्यक प्रपत्र है मैंने इसके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके भेज दिया है ना। अतः शीघ्र मेरा ऋण प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। अंत में लिख दो भवदीय आवास आदा, बस खत्म। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लो। उसके बाद में लिख देना यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक पर भाषा शैली पर निबंध लिखिए। यहाँ पर निबंध दिया गया है ना, निबंध। तो निबंध यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 निबंध दिया गया है, 5 में से हमको एक करना है, और मैंने ये 2 मैंने करवा रखा है, ये 2 मैंने करवा रखा है। इसको प्लेलिस्ट से जाकर देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, लगभग मुझे पता नहीं पर लगभग मुझे लग रहा है कि 40 मिनट का तो हो गया होगा ना लगभग। चलो मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ पर लगभग 40 मिनट का हो गया होगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये था हमारा पहला मॉडल पेपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया था। हमने पूरा सोल्यूशन बता दिया है, जो मैंने नहीं बताया है ना वो जाकर आप टेलीग्राम पर देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक डेटा के अनुसार पता चला है कि जो हमारे 94% व्यूअर हैं, यानी आप सभी लोगों को, आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो ही देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो दूसरा मॉडल पेपर देखें। हाँ ठीक है, चलो अब हम दूसरा मॉडल पेपर देखते हैं, इसको भी जरूर देखना और पूरा का पूरा देखना। चलो बढ़ते हैं दूसरे मॉडल पेपर पर। ये रहा अपना दूसरा मॉडल पेपर। चलो सबसे पहले हम करते हैं खंड का। खंड का में जो आपका पहला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। क्वेश्चन समझना, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन समझने में गलती कर देंगे। यहाँ पर पूछा है कि कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक नहीं हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लक्ष्मण सिंह, शिवप्रसाद सितारे हिंद, इंसान लखा और श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर मुझको ऐसा बताना है जो कि भारतेंदु युग के पहले के नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नया है पर जो है मैंने आपको लोगों करवा रखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो लक्ष्मण सिंह जो है भारतेंदु युग पूर्व के लेखक हैं, शिवप्रसाद सितारे हिंद भी हैं और इंसान लखा भी हैं। यानी तीनों जो हैं, ये तीनों जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मण सिंह, शिवप्रसाद सितारे हिंद, इंसान लखा, ये तीनों जो है ये भारतेंदु युग पूर्व के लेखक हैं। ठीक है, यानी भारतेंदु युग से पहले के लेखक हैं। यहाँ पर बस एक ही नाम है श्रीधर पाठक, जो कि भारतेंदु युग के पूर्व का लेखक नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, आपका ये 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं कहता हूं सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि मुझे एक डेटा के अनुसार पता चला है कि हमारे चैनल पर 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तभी तो आप तक वीडियो हमारी पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमें हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, और मैंने आपको सारे प्रथम विधा की रचनाएं मैं आपको सारी बता चुका हूँ, उनके रचनाकार भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछा क्या है कि प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु किसका है। अगर पूछा जाए किसका है, देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा लाला श्रीनिवास दास। जो लोग बोलते हैं कि अलग से आ जाता है, अलग से नहीं आता भाई। ठीक है, यही से आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, तो इसको भी अच्छे से नोट करके लिख लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं, इसका कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे नाटककार हैं जो जयशंकर प्रसाद के समय के हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा गोविंद बल्लभ पंत और चौथा है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अब तक ये क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन जो है अब पूछा जाएगा। ये अब इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी लोग से मैं कहूँगा इसको जो है जरूर तैयार करके जाना। समकालीन जो नाटककार हैं वो कौन है, तो ये हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत। क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, हाँ बाकी अगर मैं बात करूँ तो बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, नहीं होगा ये। ठीक है, जयशंकर प्रसाद तो छायावाद युग के हैं, तो छायावाद युग के जो लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत हैं। ठीक है, और ये एक नाटककार हैं। ठीक है, नाटककार हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है, तो देखो यहाँ पर 4 नाम है, मिश्रबंधु, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर मिश्रबंधु ने भी आलोचना लिखी, गुलाब राय ने भी, प्रेमचंद ने नहीं लिखा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक जो उल्लेखनीय है ना वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी आलोचनाएं लिखी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है,
कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है। तो यहाँ पर पत्रिका पूछा है, किस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों मैं आपको सारी पत्रिकाएं करा चुका हूँ, है ना। मैंने आपको टॉप 7 पत्रिकाएं बताई थी कि ये 7 पत्रिकाएं ही हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला कौन सा बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, हंस मुंशी प्रेमचंद का है। मैं नाम लिख रहा हूँ तो बस आप प्रश्नकार के नाम खुद से लिख लो, ठीक है। हंस मुंशी प्रेमचंद का है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। लिखते जाओ भाई, यहाँ से मिल सकता है। और उसके बाद आनंद कादम्बनी, ठीक है। आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, नागरी नीरद भी इनका है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं नागरी नीरद, पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। उसके बाद में हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। हिंदी प्रदीप ले सकते हो, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है ना। और कुछ छूट रहा है, हाँ, ब्राह्मण किसका है, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है। ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है। तो ये सारी पत्रिकाएं नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा था, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा। तो अभी मैंने आपको बताया क्या है, आनंद कादम्बनी किसका, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। बाकी हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आनंद कादम्बनी। तीसरा आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे शुरू होते हैं का। देखो यहाँ पर 5 नंबर आपके कन्फर्म होते हैं। मैं आपको बता दूं 5 नंबर आपके कन्फर्म होते हैं। आपने 5 नंबर के गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न को सोल्व कर लिया है। अब इसके आगे आपको मिलेंगे 5 काव्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या पूछा, प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता है प्रकृति वर्णन, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अतिशय भावुकता, नहीं ये भी नहीं होगा। विद्रोह और क्रांति, हाँ हल्की हल्की थी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नवीनता के प्रति आग्रह, हाँ ये होगा इसका राइट आंसर, नवीनता के प्रति आग्रह। क्योंकि जो प्रयोगवाद की विशेषता है, नए प्रतीकों का प्रयोग है, नए प्रतीकों का प्रयोग है, इसीलिए इसको प्रयोगवाद कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नवीनता के प्रति आग्रह, ठीक है, नवीनता के प्रति आग्रह, ठीक है। उसके बाद में किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो कौन सा युग है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शैवाद युग या प्रगतिवाद युग। तो यहाँ पर जागरण सुधार काल किसको कहा जाता है, देखो पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को, लेकिन यहाँ पर पूछा जागरण सुधार काल, तो जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को, ठीक है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, द्विवेदी युग, ठीक है। फटाफट आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई। अगर मजा आ रहा है तो भाई एक बार लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, फटाफट से लाइक भी कर दो, ठीक है। चलो निम्न में से कौन सा प्रयोगवादी कवि नहीं है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बोर्ड ने बिल्कुल गलत लिख दिया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, इसको मैं ढक देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि कौन से प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता नेमिचंद्र जैन। ये क्यों, क्योंकि जो आपके ये 3 जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े नाम, ये तीनों जो है ये प्रगतिवाद के हैं। कौन से युग के हैं, प्रगतिवाद युग के हैं, ठीक है। सिर्फ एक जो है नेमिचंद्र जैन, ये आपके प्रयोगवाद के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन होना चाहिए था प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर दोस्तों अगर बोर्ड एग्जाम में गलत क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका नंबर आपको मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। तो भैया जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं, आप सभी को पता है द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। और द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि हैं, है ना, ये भी आप सभी लोग को पता होगा। अगला देखते हैं, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। तो देखो यहाँ इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर ये पूछ सकता है, या तो एक वो पूछ लेगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा महाप्राण के नाम से कौन जाना जाता है, तो महाप्राण के नाम से जाने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने 10 प्रश्न किए गद्य पद्य साहित्य के, और ये 10 प्रश्न हमारे पक्के होते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बस छोटे छोटे काम हैं जो हमको करना है, और हमें बहुत बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमको गद्यांश पद्यांश दिया जाएगा। बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं गद्यांश पद्यांश। देखो गद्यांश में 3 चीज़ें ही तो पूछी जानी है, पहला संदर्भ, दूसरा व्याख्या होता है, और तीसरा 3 प्रश्न होता है उसी गद्यांश पर आधारित। तो गद्यांश का प्रश्न आपको उस गद्यांश में उत्तर उसका मिल जाएगा। संदर्भ आपको पता होना चाहिए, संदर्भ की तो मैंने ट्रिक बता रखी है ना, कीवर्ड से आप पहचान लोगे कि हाँ किस चैप्टर का है। अगर आप नहीं जानते तो एक वीडियो में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जाकर देख लेना, ये है वो वीडियो, चैनल पर जाना देख लेना, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कीवर्ड को देखकर कैसे ढूंढें कि किस चैप्टर का है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं
क्या है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा, 2 में से आप एक कर सकते हैं, एक ही करना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला गद्यांश दिया गया है, यह कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतने अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योति है जागरूक जीवन की या लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं और रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप बताओ ये किस किस ये चैप्टर का है, ठीक है, किस चैप्टर का है, बताओ किस चैप्टर का है। मैंने कीवर्ड आपको बता रखा है, कीवर्ड मैंने बता रखा है। क्या मैंने बताया था, उत्फुल्ल मुस्कानमयी, कीवर्ड मैंने आपको बताया था, है ना। ये किस चैप्टर का है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। किस चैप्टर का है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। लिखा किसने, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने, ठीक है। तो क्या लिखोगे अगर इसका संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश, देखो ध्यान से सोचकर लिख लो, मतलब लिख लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि गद्यांश को खुद से सोल्व करिएगा, मैंने संदर्भ बता दिया, व्याख्या बनाकर लिखना होता है, और जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन, तो इसका पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब जाकर वहाँ इसका पीडीएफ देखोगे ना, तो वहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है, ज्वाइन कर लो, फिर फाइल वाले ऑप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, उसके बाद फाइल वाले ऑप्शन में जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारा है पद्यांश। तो यहाँ पर एक पद्यांश यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, और जो है इसका यहाँ पर हमको एक ही करना है, 2 दिया गया है लेकिन हमको करना एक ही है। खैर, तो यहाँ पर मैं दोनों का जो है सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वरना अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पर इसका पीपीटी लगा देता हूँ सोल्यूशन का, आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारा आ जाएगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय देते हुए, ठीक है, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 दिए जाएंगे, 3 में से एक करना होगा। रचना के लिए 2 अंक मिलते हैं और जीवन परिचय के लिए 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको 5 नंबर मिलते हैं, लेखक के 5 नंबर, कवि के 5 नंबर, तो कुल मिलाकर आपको 10 नंबर मिल जाता है साहित्यिक परिचय लिखने का, ठीक है। कुछ लोगों के याद कर लो भाई, मैं बता रहा हूँ। जैसे गद्य में बस 3 लोगों के याद कर लो, वासुदेव श्रगवाल को याद कर लो, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद कर लो, उसके बाद में, ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को तैयार कर लो। 3 तैयार कर लो, इसी 3 में से आ जाएगा, ठीक है। और उधर जो है, उधर आगे से 3 तैयार कर लो, उधर पद्यांश वाले में आगे से 3 या 4 तैयार कर लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो भाई, मैं अभी अगर मैं जीवन परिचय की एक लाइन में आपको बताऊं भाई, क्या फ़ायदा, उसका टाइम वेस्ट होगा ना। तो फटाफट आपसे लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ सोल्यूशन का, ठीक है, और देखते जाओ। अब इसके आगे आ जाता है आपका कहानियाँ। कहानी में 2 क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, पंचराइट कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखे। तो देखो मैंने इसी वीडियो में इसको बता रखा है, तो जाकर उसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद खंडकाव्य दिया गया है। देखो यहाँ पर खंडकाव्य जो है ये हर एक जिले का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप जिस जिले के, जैसे मान लो मैं गोंडा का हूँ, तो मुझे ये वाला त्यागपत्र ही तैयार करना होगा, ठीक है। और अभी देखो मैं इसी वीडियो में अगर मैं हरी खंडकाव्य करवाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने ज़िले का नाम कमेंट कर देना, ज़िले का नाम कमेंट कर देना, ठीक है। वरना अगर आप खंडकाव्य जानते हो कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, तो खंडकाव्य का नाम कमेंट कर दो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। भाई समझो यार, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो कितने खंडकाव्य हैं। देखो एक यहाँ पर 6 खंडकाव्य हैं। अगर एक एक खंडकाव्य में 10-10 मिनट लगेगा तो 60 मिनट का वीडियो हो जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ इसका पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। उसमें मैंने हर एक खंडकाव्य का सोल्यूशन दे रखा है, पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा संस्कृत गद्यांश, ठीक है। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। तो दोस्तों संस्कृत के गद्यांश पद्यांश के लिए हमको मिलते हैं 14 नंबर। अब 14 नंबर से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 14 नंबर में से आपको बस 7 नंबर के लिए जो पद्यांश वाले होते हैं, बस एक चैप्टर पढ़ लो, सुभाषित रत्नानी, ये वाला चैप्टर जाकर हमारे प्लेलिस्ट से पढ़ लो, वहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा। इसे एक चैप्टर से 7 नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो इसी एक चैप्टर से देखो दोनों के दोनों पद्यांश इसी चैप्टर से फंस गए हैं, सुभाषित रत्नान से। और इसी
चैप्टर से हर साल आते हैं, ठीक है, और कोई चैप्टर है ही नहीं जहाँ से पद्यांश बनेगा। एक दो कहीं से है तो अगर कभी आता भी है तो असम में करके आता है, मतलब इसी चैप्टर से बनता ही है, ये समझ लो, ठीक है। और जो गद्यांश है उसके लिए कुछ चैप्टर पढ़ने होंगे, जितने भी आपको पढ़ने हैं प्ले लिस्ट में जाओ, जाकर देख लो, वहाँ पर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर संदर्भ लिखना चाहोगे तो संदर्भ आपको चैप्टर का नाम याद रखना है। जैसे यह संस्कृत भाषा है महत्वम से, और ये क्या है, और ये पंचशील सिद्धांता से है, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हो। अब मैं इसका अनुवाद बता देता हूँ। संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम तस् गद्य पद्य चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते किम बहुना, ठीक है। यहाँ तक मैं आपका अनुवाद बता देता हूँ। देखो संस्कृत से साहित्य, तो यहाँ पर अगर कहीं आपको इस तरह अंत में ये स्या लगा हुआ दिखाई दे, समझ जाना वहाँ पर का की के, इसका अर्थ क्या होता है का की के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृत का साहित्य सरसा मतलब सरस है, व्याकरण च सुनिश्चितम, और जो इसका व्याकरण है वो सुनिश्चित है, ठीक है। तस् मतलब उसके, ठीक है, उसके गद्य पद्य, गद्य में और पद्य में, ठीक है, उसके गद्य पद्य में लालीनता है और भावबोध सामर्थ्य है, ठीक है, भावबोध की सामर्थ्यता है और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, ठीक है। किम बहुना, और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, ठीक है। कहीं पर अंत में अर्थम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका मतलब होता है के लिए, ठीक है। तो किम बहुना, और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी सत्प्रेरणा, जिस प्रकार की सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाती, संस्कृत का साहित्य देता है, ना तादृशी किंच दन्नत, वैसा अन्य कहीं नहीं है, ठीक है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, जो मूलभूत मानवीय गुण हैं उनकी यादृशी विवेचना, उनकी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत के साहित्य में बताई गई है, ना अन्यत्र तादृशी, उस प्रकार के कहीं अन्य नहीं है, ठीक है। दया, कौन कौन से हैं, दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा और अन्य गुण इसके साहित्य के अनुशीलन सज्जायते, इसके साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालीनता, भावबोध की सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, और अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की सत्प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है वैसा अन्य कहीं नहीं है। जो मूलभूत मानवीय गुण है उनकी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते, मतलब बताई गई है, न अन्यथा तादृशी, उस प्रकार की कहीं अन्य नहीं है। कौन कौन से हैं, दया हो गया, दान हो गया, सोचा मतलब पवित्रता हो गया, उदारता हो गया, अनसूया, और जो है क्षमा करना, और भी अन्य गुण जो है इसके साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। खैर यही करना था, मैं दूसरा भी बता देता हूँ बोलकर, अगर आप लिखना चाहो इससे भी कर दो, ठीक है। बौद्ध युग में सिद्धांता व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक है। खैर अब मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक ही करना था, एक ही यही वाला कर देना, ठीक है, ऊपर वाला कर देना, ये आसान है, ठीक है। और अगर आपको एक एक चैप्टर पढ़ना है तो जाकर हमारी प्लेलिस्ट से पढ़ लो। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर 8 चैप्टर का मैंने अनुवाद करा रखा है, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं। आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा हमारा संस्कृत का पद्यांश आ जाएगा। तो संस्कृत पद्यांश में इसके लिए भी 7 नंबर मिलते हैं, और मैंने बताया बस एक चैप्टर तैयार कर लो, सुभाषित रत्नान, उसी में से आपका पूरा फंस जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पीड़नाय, ठीक है, खलस साधो विपरीतम एतत् जिज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है। देखो इसका अर्थ क्या होगा, देखो यहाँ पर दुष्ट की विद्या और जो सज्जन की विद्या है उसके बीच अंतर बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो खलस, यहाँ से शुरू करेंगे, खलस मतलब दुष्ट की विद्या विवादाय विवाद के लिए है, और धन मदाय, और धन जो है घमंड के लिए है, शक्ति परेशान पीड़नाय, वो जो शक्ति है वो दूसरों को पीड़ित करने के लिए है। खलस विद्या यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए है, धन मदाय मतलब धन घमंड के लिए है, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए है। इसके विपरीत, ठीक है, विपरीतम एतज ज्ञानाय, इसके विपरीत जो साधु मतलब साधु की विद्या है वो ज्ञानाय ज्ञान के लिए है, और जो धन है वो दान के लिए है, और जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो दुष्ट की विद्या है वो विवाद के लिए है, धन घमंड के लिए है, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए है। इसके विपरीत जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी विद्या, उनकी जो विद्या है वो किसके लिए है, उनकी विद्या ज्ञान के लिए है, धन दान के लिए है, और शक्ति जो है ये दूसरों की रक्षा करने के लिए है, ठीक है। आप दूसरा चाहो दूसरा भी लिख सकते हो, न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न भारी कार्य वे कीर्ते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ठीक है। क्या हो जाएगा कि विद्याधन के बारे में बताया गया है कि विद्याधन ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, न चौर्हार्यम न राजहार्यम, ना ही राजा इसे छीन सकता है, न भातृभाज्यम ना ही इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, ना चाहे भारी कार्य, और ना ही ये बोझ है। व्यय कीर्ते या तो ऐसा धन है जो व्यय करने पर वर्धते बढ़ता जाता है, एवं नित्यम मतलब दिन प्रतिदिन, या तो ऐसा धन है जो दिन प्रतिदिन खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है, और विद्याधनम सर्वधनम
धनम प्रधानम, अर्थात विद्याधन विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। ये हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप अगर आपको यहाँ तक जितना आपने मॉडल पेपर कर लिया है, मैं बताऊँ तो खंड का आपने पूरा कर लिया और संस्कृत का 14 नंबर का काम, तो यहाँ पर अभी आपके 64 नंबर हो गए हैं, बाकी 36 नंबर भी यही कंफर्म कर लो। ठीक है, तो व्याकरण होगा इसमें और पथ लेखन निबंध लेखन होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मुहावरा दिया गया है, मुहावरे में से एक ही हमको लिखना है, 4 दिए गए हैं, 4 में से एक लिखना है। एक हम कोई सा भी उठाकर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो, सूर्य को दीपक दिखाना, इसका मतलब होता है किसी परिचित व्यक्ति का परिचय कराना। अपना ब्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना क्या मतलब होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग तो आप खुद कर लोगे ना भाई। ठीक है, कि मेरा दोस्त रामू तो धोखेबाज है, वह तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। भाई इतना सिंपल सा है, कर लोगे ना भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा अपठित गद्यांश। चलो हम देखते हैं अपठित गद्यांश। देखो, इसको सोल्व कर लोगे ना तो 5 नंबर मिलेंगे तुमको। और सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी? चलो इसको देख लेते हैं। तो आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। ठीक है, कीवर्ड देख लो, शांति निकेतन का छोड़ने का कारण और कठिनाइयाँ, और गुरुदेव का शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो देखो, गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, यहाँ पर मिल जाएगा तुमको, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। ठीक है, किसके लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। उसके बाद ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, किसके लिए प्रयोग हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। दूसरा क्या है? गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो देखो, पहले लाइन में जाओगे तो ये देखो, गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए, या पता नहीं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था इसलिए। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, कारण था वो शांति निकेतन छोड़कर कहीं अन्यत्र क्यों जाना चाहते थे? अब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ के लिए, ऐसा लिख सकते हो, स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए। ठीक है, या ठीक है, आगे देखते हैं। उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयाँ थीं? ठीक है, उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयाँ थी? तो यहाँ पर तुमको दिया गया है कि उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थीं और वृद्ध रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ना असंभव था। ठीक है, ये लिख देना कि कौन सी कठिनाइयाँ थी वहाँ पर, जो लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। देखो, 2 दिया जाएगा, करना हमको एक ही। किसी साइड में 1 दिया जाता है, किसी साइड में 2, पर हमको एक ही करना होता है। ठीक है, एक हमने कर लिया, 5 नंबर मिल गया आसानी से। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर व्याकरण का कुछ क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है अभिराम, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम बताता है और हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, जाकर देख लो ना, बोर्ड एग्जाम के हर एक सेट में तुमको मिलेगा। अभिराम का मतलब क्या होता है? तो देखो, विराम का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, और अभिराम ना रुकना, यानी कि लगातार। अभिराम मतलब सुंदर। ठीक है, तो पहला ही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिराम मतलब लगातार और अभिराम का मतलब सुंदर। ठीक है, भवन और भुवन का मतलब क्या होता है? तो भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब होता है संसार। ठीक है, पहला आंसर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो लक्ष्य का मैं आपको 2 अर्थ बता देता हूँ। लक्ष्य का एक अर्थ हो जाएगा आपका निशाना लगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? निशाना लगाना। लक्ष्य का एक अर्थ क्या हो जाएगा? निशाना लगाना। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? लक्ष्य का मतलब हमारा होता है उद्देश्य, गोल, है ना, मिशन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। 2 आप अर्थ लिख लीजिए। अब इसके बाद में एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, देखो बोलने वाला भाषी होता है, कम बोलने वाला मितभाषी। जहाँ पर कम दिखाई दे वहाँ पर मित लगा देना। जैसे कम खर्च करने वाला मित भी, कम बोलने वाला तो मितभाषी। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं। ठीक है, पंकज मतलब कमल। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। तो यहाँ पर देखो, बड़ा भाई बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? आज मेरे बड़े भाई आ गए। मेरे बड़े भाई आ गए। ठीक है, क्या होगा? आज मेरे बड़े भाई आ गए। बड़ा भाई आ गया नहीं, बड़े भाई आ गए। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया। तो ये लिखाया नहीं होगा, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया होगा। क्या होगा? लिखवाया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तुम मेरे को पुस्तक दे दो। मेरे को नहीं होगा, क्या होगा? मुझको। ठीक है, तुम मुझको पुस्तक दे दो। हम पहाड़ में सैर करने आए थे। पहाड़ में कोई सैर करता है? नहीं, पहाड़ में नहीं होगा, पहाड़ पर होगा। हम पहाड़ पर सैर करने आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर रसछंद अलंकार दिया गया दोस्तों। तो देखो, रसछंद अलंकार जो है आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लेना दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट से जाकर देख लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो है मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा तो टाइम लगेगा, और जब मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि रसछंद अलंकार को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखें। ठीक है दोस्तों, चलो
वैसे मैं उदाहरण बता देता हूँ, करुण रस का आप लिख सकते हो, है ना, कि शोक विकल रोम है सब रानी, रूप सीलबल तेज बखानी, करह विलाप अनेक प्रकार, परह भूमतल बारह बारह। परिभाषा में आप लिख सकते हो कि भाव अनुभव संचारी भाव के योग से आश्रय में करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण लिखिए, तो उपमा इसका क्या लिख दोगे, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है ना, तुलना की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में लिख दो, पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत आसान है। चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या लिख दोगे, चौपाई दोहा लिख दो, दोहा लिख दो कि दोहा 4 चरण का होता है। पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अच्छा सा उदाहरण कोई लिख दो। ठीक है, दोहा का। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर, यहाँ पर पत्र लेखन दिया गया है और ये पत्र लेखन में मुझे कुछ नया लगा। यहाँ पर नया क्या है, शब्द सीमा दिया गया है 250 शब्द, पर इसमें आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 250 शब्द लिखोगे तो भैया 2 पेज में चला जाएगा और 2 पेज का पत्र नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि 250 शब्द से ज़्यादा मत लिखना, मतलब इतना बेकार लगेगा। तो जैसा पत्र आपको लिखना होता है वैसा ही लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर इस बार जो है पत्र जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया है, मतलब जो बोर्ड ने कहा था हम ये पूछेंगे उससे भी हटकर पूछ लिया है दोस्तों। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। तो देखो दोस्तों, इसकी मैं पीपीटी बना नहीं पाया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 3 पत्र ही करवाए थे और ये नया पत्र है और इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जब मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो वो चैनल पर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सब्सक्राइब करके रख लो और जो है बेल आइकन जो होता है आपका घंटी, उसको जो है ऑल पर सेट कर दो। ठीक है, जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब यहाँ से हमारा आता है निबंध। अब देखो जो मैंने निबंध आपको बता रखा है, ठीक है, कौन कौन से निबंध है, आतंकवाद, ये देखो मैंने तुमको बता रखा था आएगा। उसके बाद में बेरोजगारी बताया था, ये आया है। और ये देखो ये दोनों मैंने बताया था, देखो आ गया, दोनों ही आ गया। ये मैंने नहीं बताया था, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मैंने बताया उसमें से 3-4 तो आपको मिल ही गए ना। हाँ, तो मैंने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, देखो मैंने पहले ही सोच रखा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा ये दोनों निबंध की मैंने वीडियो बना दी है। ये 2 निबंध की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है दोस्तों। जो पर्यावरण प्रदूषण की वीडियो है वो 1000 लोगों ने देखा है और जो देश में बेरोजगारी की समस्या, इसे भी 1000 लोगों ने देख लिया है। हालांकि पिछले साल का जो पर्यावरण प्रदूषण का वीडियो था उसे 12000 लोगों ने देखा था। खैर, इस साल मैंने बनाया है और दोनों वीडियो को 1000 लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और दोनों वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, बेरोजगारी का, ठीक है, कौन कौन सा, बेरोजगारी का और किसका पर्यावरण का, दोनों देख लेना। ठीक है, आतंकवाद का भी मैंने बना दिया है, पर इसे ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कुछ नहीं करना, बस मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको जो यहाँ पर मैंने नहीं बताया है रचना अलंकार, उस प्लेलिस्ट में हर एक रचना अलंकार मिल जाएगा। और जो है ये जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, ये बेरोजगारी और ये क्या मैंने पर्यावरण प्रदूषण और आतंकवाद, ये 3 मैंने करा रखा है, तो इन तीनों का वीडियो आपको मिल जाएगा उसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही करवाया था। ठीक है, तो जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन है, जब आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पीपीटी में अभी बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं पीपीटी बनाऊंगा तो टाइम लग सकता है, बस जाकर ज्वाइन करे रहो, जब आएगा पीडीएफ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगली वीडियो में आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर करवाएंगे, और अगर आपको कोई दूसरा मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट करके बता दें किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है 2 मॉडल पेपर करवा दिए। अगर आप इनको अच्छे से सोल्व कर लेते हो तो यहाँ से आपके 70 से 80 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप 100 में 100 चाहते हो तो आपको बाकी के 5 मॉडल पेपर भी सोल्व करने होंगे, जो कि मैं तब करवाऊंगा जब इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएंगे। तब मैं 5 मॉडल पेपर जो है एक वीडियो में लेकर आऊँगा और मैं सारे सोल्यूशन के साथ करवा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब रखना है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको अगला वीडियो किस मॉडल पेपर चाहिए, मैं उसका मॉडल पेपर करवा दूंगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।